नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। दिस साइड श्री कृष्णा गुप्ता इज वेलकमिंग यू। आज के सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? पिछले सेशन में हम लोग ने सीखा था अबैंडनमेंट ऑप्शन के बारे में, क्या अबैंडनमेंट ऑप्शन क्या होता है, उसके रिगार्डिंग एक इलस्ट्रेशंस था जो कि मॉड्यूल का था, वो हम लोग ने सॉल्व किया था। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे टाइमिंग ऑप्शन क्या होता है, और टाइमिंग ऑप्शन के ऊपर एक इलस्ट्रेशन है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 6, वो रिवाइज करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करें। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स लर्न। चलिए देखते हैं टाइमिंग ऑप्शन। व्हाट इज दिस? टाइमिंग ऑप्शन इज जस्ट लाइक ऑप्शन व्हेन टू इन्वेस्ट। ओके, सो इट इज जस्ट लाइक एन ऑप्शन व्हेन टू इन्वेस्ट एंड इट इज लाइक एन अमेरिकन कॉल ऑप्शन। कैसे टाइप का इलस्ट्रेशन होता है, क्या होता है, आइए थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम्स दे देता हूं सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि हाउ द थिंग्स वर गोइंग इन दिस। देखिए इसके अंदर ना चीजें कैसे चलेंगी। जैसे कि ये बोला है, इसके नाम में क्या है, इसके नाम में है टाइमिंग ऑप्शंस। तो ऑप्शन किस चीज का मिलेगा? अब मैंने ये बोला कि ये जितने भी ऑप्शंस है कैटेगरी, इसमें कैपिटल बजटिंग का यूज होता है। तो कैपिटल बजटिंग जब भी पिक्चर में आता है, इट मीन्स व्हाट, वेन एवर द कैपिटल बजटिंग थिंग इज कमिंग टू द पिक्चर, इट मीन्स आपको कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना है और उस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको कुछ तो रिटर्न्स मिलेगा, और आप इवेल्युएट करते हो एनपीवी को कि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव आए तो आप एक्सेप्ट करोगे, और अगर नेगेटिव आए तो आप रिजेक्ट करते हो। तो टाइमिंग का जब इसमें तड़का लग जाता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि जो भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी, मान लीजिए एक प्लांट है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, इसकी कॉस्ट आ गई मान लीजिए 20 करोड़ रुपीस। ये इनिशियल कॉस्ट है। ये 20 करोड़ की जो कॉस्ट है वो आज भी लगेगी, और अगर ईयर 1 पे भी इतनी ही कॉस्ट लगेगी, सॉरी ईयर 0 पे भी इतनी ही कॉस्ट लगेगी, और अगर आफ्टर 1 ईयर आपको इन्वेस्ट करना है इस प्लांट के अंदर तो भी इतनी ही कॉस्ट लगेगी। बट ईयर 0 पे जब इन्वेस्ट करोगे तो जो कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो कुछ और आएगा, लेकिन आफ्टर 1 ईयर सिनारियो चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम पे जो कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो कुछ और आएगा, यानी डिफरेंट आएगा। तो इस वाले टाइमिंग ऑप्शन में हम लोग ये इवैल्यूएट करते हैं, अगर मैं आज इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा एनपीवी क्या आता है, या फिर 1 साल बाद इन्वेस्ट करेंगे तो उसका एनपीवी क्या आएगा, और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। इन सारी चीजों को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। और ऑप्शन किस बात की आई कि सामने वाला आपको यह ऑप्शन देता है कि अगर आपको आज इन्वेस्ट करना, आप आज भी इन्वेस्ट कर सकते हो इस प्लांट के अंदर, और अगर आपको 1 ईयर लेटर ऑन इन्वेस्ट करना उस प्लांट के अंदर तो आप वो भी कर सकते हो। यानी इफ यू वांट टू इन्वेस्ट राइट नाउ यू कैन इन्वेस्ट राइट नाउ, एंड इफ यू वांट टू वेट एंड सी देन यू कैन वेट एंड सी एंड इन्वेस्ट देयरआफ्टर। और इसको कॉल ऑप्शन क्यों कहा जाता है? दिस इज एन कॉल ऑप्शन क्योंकि आप सामने वाले में इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी आप बाय कर रहे हो प्लांट को। दिस इज एन इन्वेस्टिंग। ओके, गॉट इट। जब हम लोग एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, अभी इसके बाद इलस्ट्रेशन से मैं कंसेप्ट नोट पे स्टेप्स बता दूंगा कैसे इलस्ट्रेशन को सॉल्व किया गया, और फिर मैं आपको इलस्ट्रेशन सॉल्व करवा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा, सो दैट आपका दोनों चीजें कवर हो जाए। और एक ही विनती है आपसे कि आपको इलस्ट्रेशन सॉल्व करना है खुद से। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो भी नोट्स है, जो भी सॉल्यूशन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फीडबैक फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आपके लिए मैंने डाउट सपोर्ट ग्रुप भी लेके आया है टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन कर लो, और जो भी डाउट है आपके एएफएम के, यू कैन आस्क देयर ऑन freely and I will be there to answer your all the queries regarding AFM and many more if you want mentorship kind of, then I'll also available there. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इलस्ट्रेशंस। मैं आपको डायरेक्ट इलस्ट्रेशंस पे लेके जाता हूँ। कंसेप्ट नोट एक बार ये बता देता हूँ कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अबंडनमेंट हो चुका था, टाइमिंग ऑप्शन। सो स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट एज ऑन टुडे, यानी डे 1 पे कैलकुलेट करोगे कि अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो तो उस केस में एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगी। एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग्स। इसमें ये बोला होगा कि अगर आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इतना सेविंग्स होगा, तो वो सेविंग इज नथिंग बट योर कैश फ्लो। तो उस कैश फ्लो जो मिलेगी उसका हम लोग पीवी करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू अगर सेविंग निकालनी है तो सेविंग पर ईयर लिखेंगे डिवाइड बाय WACC। ये एक फॉर्मूला से डिराइव होता है, अगर आपने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पढ़ा होगा
इनसिक्योरिटी वैल्यूएशन, तो वहाँ पे इसका लिंकअप होता है। बट कैपिटल बजटिंग में भी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, ये कैसे क्या डिराइव हुआ है फॉर्मूला, ये सारा कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में आपको सीखने मिलेगा। तो जस्ट इस सेशन के लिए आप इतना समझ लो कि अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है सेविंग का, और वो जो सेविंग है पर ईयर वो इनडेफिनाइट हो रही है, यानी हमेशा होगी, तो जब भी हम उसको डिवाइड करेंगे WACC से तो हम लोग को उसका प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। सो सेविंग पर ईयर डिवाइड बाय WACC करेंगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग। और एनपीवी निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग आएगा उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांट को, तो हमें मिल जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी इतना मेरा सेविंग हुआ, इतना मेरा खर्चा हुआ, दोनों को हटाने के बाद, माइनस करने के बाद मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है। इट इज़ नथिंग बट द एनपीवी। अगर एनपीवी का फुल फॉर्म लिखना है तो मैं वो भी लिख देता हूँ, नेट प्रेजेंट वैल्यू। हालांकि आप लोग फाइनल लेवल पे हो तो ये तो सबको पता ही रहता है, बट स्टिल आई एम राइटिंग, ठीक है। अब अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव आया तो आपको एक्सेप्ट करना है प्लान को, नेगेटिव आया तो आपको रिजेक्ट करना है प्लान को। ये आपने एज ऑन टुडे, अगर ईयर 0 पे आप इन्वेस्ट करते हो तो एनपीवी क्या निकलता है। फिर स्टेप नंबर 2 में, जैसा भी मैंने क्वेश्चन में बोला था कि आपको 1 ईयर बाद वाला भी एक ऑप्शन देके रखा रहेगा कि आपको 1 साल बाद इन्वेस्ट करना है क्या, तो चलो उसका कैसे निकालते हैं एनपीवी वो देखो। तो सबसे पहले कैलकुलेट होगा एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर 1 ईयर, उसमें कैसे निकलेगा। अल्सो कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न, आपको रेट ऑफ रिटर्न भी निकालनी है कि कितना रेट ऑफ रिटर्न अर्निंग हो रही है इस वाले केस में, जब आप आफ्टर 1 ईयर वाला निकाल लो। तो इफ सेविंग इन इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज एंड सेविंग इन इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या लिखा है, ये सिंपल है, जो इलस्ट्रेशन है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है, तो मैंने वही वाला यहाँ पे लिख दिया कि ये इलेक्ट्रिसिटी करके एग्जांपल है। रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तो ये सेविंग इन इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज और सेविंग इन इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज, ये कहाँ से आएगा, ये सेम आपको एनपीवी निकालना है। तो ये जो स्टेप नंबर 1 में जिस तरह से एनपीवी निकाला ना, उसी तरह आपको दोनों केस में निकालना होगा। एक केस ऐसा बोला होगा कि 1 साल बाद अगर आप इन्वेस्ट करते हो सकता है कि जो सेविंग हो रही है इलेक्ट्रिसिटी में, यानी जो आपका सेविंग हो रहा है वो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। तो बढ़ने के केस में कितना एनपीवी आएगा और माइनस होने के केस में कितना एनपीवी आएगा, दोनों चीजें बतानी है। और रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पीवी ऑफ सेविंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्लांट -1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये जैसे आप लगाओगे आपको मिल जाएगा रेट ऑफ रिटर्न कितना अर्न हो रहा है। ओके, स्टेप नंबर 3 में यूजिंग करेंगे रिस्क न्यूट्रल मेथड का, क्योंकि ये जो एनपीवी आई है वो 1 साल बाद आई है। अब इस एनपीवी यानी इंक्रीज होने पे एनपीवी इतनी मिल रही है, डिक्रीज होने पे एनपीवी इतनी मिल रही है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हम लोग रिस्क न्यूट्रल मेथड का यूज करेंगे और प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इंक्रीज होने की और डिक्रीज होने की। जैसे ही हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी हम लोग स्टेप नंबर 4 में एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालेंगे, 1 साल बाद एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना हो रहा है प्रोबेबिलिटी का यूज करके, और फिर उसको पीवी करके ला देंगे आज के दिन पे, और फिर हम कंपेयर कर लेंगे कि आज के दिन इन्वेस्ट करना सही है या फिर 1 साल बाद इन्वेस्ट करना सही है, और वॉट एवर इज बेटर वी विल इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली दैट। तो आइए हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। देखिए क्या लिखा है। सपोज MIS is considering installation of solar electricity generating plant for light the staff quarter। तो सपोज करो कि MIS लिमिटेड जो कंसिडर कर रहा है कि उसको इंस्टॉल करना है सोलार इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट, ठीक है। किसके लिए, क्योंकि वो स्टाफ क्वार्टर को लाइट कर सके। ये क्या करना चाह रहा है, इंस्टॉल करना चाह रहा है सोलार इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये लोग के पास जो इलेक्ट्रिसिटी लगी है वहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है। और स्टाफ क्वार्टर क्या होता है, जहाँ पे कंपनी के स्टाफ लोग रहते हैं। क्वार्टर इज नथिंग बट द होम, ओके। मंथ वो 3 मंथ वाला क्वार्टर यहाँ पे बात नहीं हो रहा, और एक क्वार्टर जो आपके ख्याल दिमाग में आ रहा है वो क्वार्टर्स की भी यहाँ पे बात नहीं हो रही, वो क्वार्टर। तो ये जो स्टाफ क्वार्टर जहाँ पे स्टाफ लोग रहते हैं, तो जहाँ पे स्टाफ लोग रहते हैं वहाँ पे नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। तो जो MIS लिमिटेड है वो चाह रहे हैं कि शायद अगर सोलार पावर का इलेक्ट्रिसिटी लगा दे, तो जो सोलार इलेक्ट्रिसिटी है अगर हम लोगों ने सोलार पावर का यूज किया तो जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो कम हो जाएगा। एकदम सिंपल एग्जाम्पल में देखो, ये लोग जो यूज कर रहे हैं ये नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, जिससे इनके खर्चे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्यों ना हम खर्चा कम करने के लिए क्या कर दें, एक सोलार पैनल लगा देते, एक सोलार पैनल लगा लेते हैं, यानी सोलार प्लांट लगा लेते हैं। अगर हम सोलार प्लांट लगा लेंगे तो उससे शायद इलेक्ट्रिसिटी में खर्चे बचेंगे। और सीधी सी बात है ना, अगर आप सोलार प्लांट लगा लोगे तो जो आपका एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा था वो तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि बाकी का जो एनर्जी है वो तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सोलार से यूज कर लेंगे। तो हम लोग का इसकी वजह से क्या होगा, सेविंग होगा इलेक्ट्रिसिटी में। पहले जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे, अगर खर्चा हम लोग का 1000 रुपीज होता था सोलार पैनल लगाने के लिए, सोलार प्लांट लगाने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अगर 600 रुपीज हो गई, इट मीन्स 400 रुपीज की सेविंग हो गई। और यही सेविंग के बारे में इस क्वेश्चन में आगे बताया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया है।
The plant shall cost 2.5 crore and shall lead to saving in electricity expense at a current tariff by 21 lakh per year forever. तो जो प्लांट की कॉस्ट है, सोलार पैनल लगाने की कॉस्ट जो है वो है 2.50 करोड़ रुपीस, और उसके वजह से जो सेविंग होगा इलेक्ट्रिसिटी में वो 21 लाख रुपीस होगा पर ईयर फॉरएवर के लिए। अभी के जो करंट टैरिफ रेट चल रही है, टैरिफ रेट क्या होता है वो भी एक बात आप समझ लो, क्योंकि ये चीजें भी समझना आपको जरूरी है। टैरिफ रेट वो टैरिफ रेट यूज होती है, इट इज नथिंग बट द यूनिट रेट। अब जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है ना वो यूनिट्स में होता है। अगर मान लीजिए 500 यूनिट्स आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की और अगर टैरिफ रेट 10 रुपीज़ है तो 500 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे और ये 510 हो जाता है। तो टैरिफ रेट के हिसाब से अभी जो सेविंग होगी, ये बोला टैरिफ रेट के हिसाब से अभी जो टैरिफ रेट के हिसाब से जो सेविंग होगी वो 21 लाख रुपीज़ पर ईयर फॉरएवर के लिए होगी। यानी अगर आप डे जीरो पे इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल लगाओगे तो उसका खर्चा जो आएगा वो 2.5 करोड़ रुपीस आएगा, और उससे जो सेविंग हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी में वो हो जाएगी 21 लाख रुपीस पर ईयर हमेशा के लिए। ठीक है, यहां तक तो ये वाला तो समझ में आ गया। अब ये बोल रहे हैं हाउएवर आफ्टर 1 ईयर the change in government state the rate of electricity is subject to change and accordingly the saving in electricity can be 12 lakh rupees और 35 lakh rupees per year forever। तो अगर आप ईयर जीरो पे इन्वेस्ट करोगे तो कॉस्ट लगेगी 2.5 रुपये और जो सेविंग होगी वो 21 लाख रुपीस की होगी पर ईयर। और अगर 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर अगर आप इन्वेस्ट करोगे प्लांट के अंदर तो आपकी जो सेविंग हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी की या तो वो 12 लाख रुपीस भी हो सकती है या तो 35 लाख रुपीस भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझी बात, बस आप इतना समझ के चलिए। अब अज्यूमिंग WACC ऑफ MIS लिमिटेड इज 10%, तो आपको समझना है कि जो भी MIS लिमिटेड का WACC वो 10% है एंड द रिस्क फ्री रेट इज 8% है। ठीक है, डिसाइड वेदर MIS लिमिटेड शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और वेट एंड सी। अब ये डिसाइड करना है क्या उस प्रोजेक्ट को कब एक्सेप्ट करना है, ईयर जीरो पे एक्सेप्ट करना है या फिर ईयर 1 पे एक्सेप्ट करना है या फिर वेट एंड सी करना है। वेट एंड सी मतलब ईयर 1 पे एक्सेप्ट करना है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। अब सॉल्यूशन को मैं अपने सॉल्यूशन नोट्स पे लेके चलूंगा और बची हुई आपकी ये वाली जर्नी। तो देखिए सॉल्यूशन नोट्स क्या बोल रहा है। तो जो भी चीज़ें थे वो मैंने यहाँ पे गिवन लिख दिया। दैट गिवन व्हाट MIS लिमिटेड इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी फॉर स्टाफ वाटर, प्लांट कॉस्ट इज 2.5 करोड़ रुपीज, सेविंग इन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एट द करेंट टैरिफ बाय 21 लाख पर एनम फॉरएवर। जो भी क्वेश्चन का गिवन इन्फॉर्मेशन वो मैंने लिख दिया। आफ्टर 1 ईयर ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट स्टेट सेविंग इन इलेक्ट्रिसिटी कैन बी 12 लाख रुपीज और 35 लाख रुपीज पर ईयर एंड फॉरएवर। पर ईयर एंड फॉरएवर मतलब 12 लाख पूरा साल तक चलते रहेगा, हर एक साल 12 लाख रुपए की सेविंग हो जाएगी। और सेकेंड केस में हर एक साल 35 लाख रुपीज की सेविंग होती जाएगी। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या था यहाँ पे। सो जो स्टेप नंबर 1 था यहाँ पे दैट इज कैलकुलेट NPV ऑफ द प्रोजेक्ट एज ऑन टुडे यानी ईयर जीरो पे निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग इट इज सेविंग अपॉन। तो मैंने देखो वही निकाला, मैंने लिखा एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। WACC को क्यों हमने यूज में लिया, क्योंकि WACC तो होता है ना वो पैसा यूज करने का कॉस्ट, और हम लोग जब भी कैपिटल बजटिंग करते हैं हम लोग WACC को कंसीडर करते हैं। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ काम आएगा, वो नीचे काम आएगा। डोंट वरी, वो रिस्क फ्री जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है ना वो रिस्क न्यूट्रल मेथड को यूज करके आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सको उसके लिए दिया। जब हम उस पर आएंगे तो हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो 10% WACC के रेट दिए हमें वहां पे वो लेना है। कौन सी रेट, WACC की। अब देखो क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ सेविंग फॉरएवर निकालने के लिए 21 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 0.10, यानी वही सेम फॉर्मूला यूज किया है, सेविंग पर ईयर डिवाइडेड बाय WACC। तो जैसे आप फॉर्मूला ये वाला यूज करोगे आपका आंसर आ जाएगा रुपीज 210 लाख नॉट 21 लाख 210 लाख, जिसको आप और करके 2.10 करोड़ भी लिख सकते हो। उसके बाद आपका आएगा NPV कैसे निकलेगा, NPV इज इक्वल टू PV ऑफ सेविंग माइनस कॉस्ट ऑफ प्लांट। तो देखो यही रहा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग माइनस कॉस्ट ऑफ प्लांट, ऐसा निकलता है आपका NPV। तो जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग थी वो थी 2.1 करोड़ रुपीस, माइनस किया कॉस्ट ऑफ प्लांट। क्वेश्चन में आप देखोगे तो जो कॉस्ट ऑफ प्लांट है वो 2.5 करोड़ है, और जो कॉस्ट ऑफ प्लांट है ये ईयर जीरो पे इन्वेस्ट करोगे तो भी 2.5 करोड़ लगेगी, और अगर आप वेट एंड सी करोगे यानी एक साल बाद अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो भी आपको 2.5 करोड़ रुपीज ही लगेगी। तो यही सेम चीज यहाँ पे लिख दिया, दैट इज 2.5 करोड़। दिस माइनस दिस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 0.40 करोड़, यानी यहाँ पे आपका NPV नेगेटिव है, और अगर NPV नेगेटिव है तो उस समय हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते। तो वही चीज की
सिंस एनपीवी इज नेगेटिव इट डज नॉट वर्थ टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो आपका एनपीवी है वो नेगेटिव है, इसलिए वर्थ ही नहीं है ना। अगर एनपीवी ही नेगेटिव है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ही नेगेटिव, तो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना ही नहीं है। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर 1 ईयर। अब आफ्टर 1 ईयर कैसे निकलेगा, इफ अगर सेविंग इन इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज हो गया, मान लो पहले आपका 21 लाख रुपए हो रहा था, लेकिन 1 साल बाद आप देख रहे हो गवर्नमेंट के चेंज होने की वजह से सेविंग इन इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज होकर 35 लाख भी हो सकता है, तो 35 लाख रुपीज में एनपीवी निकालेंगे। सेम स्टेप 1 वाली प्रोसेस करेंगे। एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, वैल्यू ऑफ सेविंग फॉर एवर इज इक्वल टू 35 लाख, ये आपका सेविंग इन इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड बाय 0.10 WACC। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 350 लाख, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 3.50 करोड़। अब एनपीवी निकालने के लिए पीवी ऑफ सेविंग माइनस कॉस्ट ऑफ प्लांट करेंगे। पीवी ऑफ सेविंग क्या हो जाएगी 3.5 करोड़ माइनस 2.5 करोड़, कॉस्ट ऑफ प्लांट इज सेम 2.5 करोड़। 1 साल बाद भी आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपका कॉस्ट लगने वाला है। एनपीवी क्या हो जाएगी 1 करोड़ रुपीज, दिस माइनस दिस करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे अगर सेविंग बढ़ के 35 लाख रुपीज हो गई, अगर सेविंग बढ़ के 35 लाख रुपीज हो गई, तो उस केस में जो एनपीवी आएगा वो 1 करोड़ रुपीज आ जाएगा, ठीक है। एंड जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कैसे निकलेगा, तो उसका मैंने सिंपल सा आपको इसमें नोट्स में ही लिखा था। द रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा, पीवी ऑफ सेविंग डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्लांट। पीवी ऑफ सेविंग ऊपर रखना है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्लांट -1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो पीवी है इट इज ए प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो आइए देखिए, तो 3.5 आप देखोगे जो 3.5 है ये आपका आ गया था पीवी ऑफ सेविंग। मैंने यहाँ पे पीवी नहीं लिखा, क्या प्रेजेंट लिख देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे प्रेजेंट वर्ड लिख देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो निकल गया ये पीवी ऑफ सेविंग, दैट इज 3.5 आपका पीवी ऑफ सेविंग आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3.5 करोड़ डिवाइड बाय 2.5 करोड़, इट इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ प्लांट। कॉस्ट ऑफ प्लांट -1 किया, -1 दिस डिवाइड बाय दिस करना, आपको आंसर मिलेगा, उसमें से 1 माइनस करना, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना, आपको आंसर मिलेगी 40%। क्यों 40% लिखा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 किया है, ठीक है। तो ये परसेंटेज का साइन लगाना मत भूलना, डायरेक्ट 40 लिख के मत आना। जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी चीज़ को 100 से, तो आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो, आपको 40% लिखना है। फिर सेम लाइक हम लोग, अगर हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी जो सेविंग इन इलेक्ट्रिसिटी था, अगर वो डिक्रीज होकर 12 लाख रुपीज़ हो गया, उस केस में आपका पीवी एनपीवी क्या आएगा, तो एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, अगर मुझे एनपीवी निकालना है एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, और जहाँ पे मेरी वैल्यू ऑफ सेविंग 12 लाख रुपीज़ है, उस केस में मेरा एनपीवी क्या आएगा, तो वो देखिए वो आएगा 12 लाख आपकी क्या हो जाएगी, फॉर एवर आपकी सेविंग इलेक्ट्रिसिटी थी, डिवाइड बाय 0.10 किया, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 120 लैक्स, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1.20 करोड़ रुपीज़। एंड एनपीवी कैसे निकलेगी, पीवी ऑफ सेविंग माइनस कॉस्ट ऑफ प्लांट। तो आपने पीवी ऑफ सेविंग लिख दी 1.20 करोड़ माइनस 2.50 करोड़, दिस माइनस दिस करोगे तो जो एनपीवी हो जाएगी वो जाएगी -1.30 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो एनपीवी आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। तो क्या इस केस में हम लोग प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, सेकंड वाला जो केस आ रहा नहीं। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी का गेम आएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ भी सकती है, सॉरी जो इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग है वो बढ़ भी सकती है और वो रिड्यूस भी हो सकती है। इट कैन इंक्रीज ऑल्सो, इट कैन डिक्रीज ऑल्सो। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, और फिर प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद फाइनल पे ऑफ देखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो इस केस में जब हम लोग ने रेट ऑफ रिटर्न निकाला, सो द रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 1.2 डिवाइड बाय 2.5 -1, क्या किया है 1.2, वही सेम पीवी ऑफ सेविंग डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्लांट -1 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको चाहिए तो मैं एक ब्रैकेट डाल देता हूँ, नहीं तो आप पहले -1 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, अलग ही है। तो ये देखो रेट ऑफ रिटर्न निकाल दिया 1.2 डिवाइड बाय 2.5, इन दोनों को पहले सॉल्व करना है। 1.2 डिवाइड बाय 2.5 करोगे, एक वैल्यू आएगी -1 कर देना और मल्टीप्लाई बाय 100, फिर -52% लिखना। याद रखना यहाँ पे -52% आएगा, सिर्फ 52% नहीं आएगा। आप सॉल्व करोगे आपको चीजें मिलेगी। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करूँ तो 2.5 करोड़ की वैल्यू डे 0 पे थी, लेकिन उसका जो एनपीवी ये जो है कॉस्ट 2.5 करोड़ है, ये बढ़ के एनपीवी कितना हो सकता है 3.5 करोड़ तक भी जा सकता है, और माइनस होकर 1.20 करोड़ तक का भी एनपीवी आ सकता है। अगर आप ईयर 1 पे इन्वेस्ट करोगे तो 2.5 करोड़ जो इन्वेस्ट करोगे वो बढ़ के इतना भी हो सकता है, और वो माइनस होकर इतना भी हो सकता है।
गॉट इट। अब स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप नंबर 3 अगर आप नोट्स में जाके देखोगे तो वहां पे लिखा है यूजिंग रिस्क रेटरल मेथड कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक्रीज एंड यूज हियर रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, दैट इज इंपॉर्टेंट स्टेप 2। तो ये यहाँ पे आपको रिस्क फ्री जो इंटरेस्ट रेट है वो वाला जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए कैसे क्या होता है। सो बाय यूजिंग रिस्क न्यूट्रल मेथड कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज, लेट्स अज्यूम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इंक्रीज है यानी जो सेविंग में इंक्रीज हो रही है वो P है, एंड प्रोबेबिलिटी जो डिक्रीज है वो 1 माइनस P होगी एज यूजुअल। जिन्होंने रिस्क न्यूट्रल मेथड को सॉल्व किया उनको ये वाली चीजें सिंपल लगेगी। दोज हु हैव नॉट सॉल्व, तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाया है, यू कैन चेक इट आउट इन द प्ले लिस्ट। ओके, तो 8% आपका जो सेविंग था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दिया, और इसके पहले जो हम लोग ने अबांडनमेंट ऑप्शन सॉल्व किया था वो भी इसी तरह आया था स्टेप नंबर 3। तो 8% इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इंक्रीज मल्टीप्लाई बाय 40%। 40% कहाँ इंक्रीज जब हुई थी तो हम लोग को रेट ऑफ रिटर्न अर्निंग कितनी आ गई थी, 40% आई थी ना। ये देखो जब इंक्रीज हुई थी तो रेट ऑफ रिटर्न 40% आई थी और डिक्रीज में -52 आई थी। तो वही सेम चीज़ लिख दिया कि वो इंक्रीज होकर 40% हो सकती है, प्लस 1 माइनस P डिक्रीज होने की, डिक्रीज होकर -52% भी जा सकती है। फिर एज इट इज़ 8% को 8/100 लिख सकता हूँ। P एज इट इज़ लिखा, 40% को 40 डिवाइड बाय 100 लिख सकता हूँ। प्लस भी मैंने एज इट इज़ लिखा, 1 माइनस P भी मैंने एज इट इज़ लिखा। -52% को मैं -52 डिवाइड बाय 100 भी लिख सकता हूँ। ओके, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आंसर आएगा 0.08 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.40। प्लस एज इट इज़ लिखा, ये वाली चीज़ भी एज इट इज़ लिखी, इस वाली चीज़ को सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया मल्टीप्लाई बाय -0.52। ये एज इट इज़ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा आंसर 0.40P। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस वाले चीज़ में सेम -52% है, जाने दो इसको, -52% है, मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 0.52 तो आ जाएगा। साइन क्या लगेगी उसके आगे, देखो प्लस है और यहाँ पे माइनस है। जब प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस होता है तो आंसर आता है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस की साइन। सेकेंड अनदर केस, अनदर देखते हैं, -0.52% है। ओके, और वो मल्टीप्लाई होगा अगर P से, तो माइनस तो छोड़ो, 0.52 मल्टीप्लाई बाय P से करेंगे तो आंसर आएगा 0.52P। और यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो अगर हम लोग माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। गॉट इट। तो ये वाला चीज़ आपको समझ गया। अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब देखो 0.08 एज इट इज़ है, ये पूरा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे -52 है, ये वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0.08 प्लस 0.52 इज इक्वल टू, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे, और ये भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ूंगा थोड़ा, इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.60, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.92P। P आपका एज इट इज़ होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0.60 एज इट इज़ है, डिवाइड बाय 0.92 इज इक्वल टू P। ठीक है, इनको मैं सॉल्व करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.652 इज इक्वल टू P, और जो प्रोबेबिलिटी है इंक्रीज होने की वो मिल गई 0.652। अप टू 3 डेसिमल तक आपको इसको लेके आना है। कितना लेके आना है आपको, अप टू 3 डेसिमल्स। ठीक है, अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक्रीज आएगी वो आएगी 1 माइनस P। वो कैसे निकलेगी, 1 माइनस P, P हमारी निकल चुकी थी 0.652, वो मैंने लिख दिया, एंड दिस माइनस दिस करूंगा तो आंसर आ जाएगा 0.348। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज भी मिल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक्रीज भी मिल गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, स्टेप नंबर 4 में हम लोग निकालेंगे एक्सपेक्टेड पे ऑफ आफ्टर 1 ईयर। अब पे ऑफ निकालेंगे तो पे ऑफ हम लोग को PV पता है, उसका प्रोबेबिलिटी भी पता है। तो देखो 1 करोड़ होने की प्रोबेबिलिटी है 0.652, और -1.3 करोड़ होने की प्रोबेबिलिटी है 0.348। हम लोगों ने देखा ना, इंक्रीज हुआ तो हमारा पीवी कितना आया, देखो जब इंक्रीज हुआ तो हम लोग का जो पीवी आया वो 1 करोड़ आया, और इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी भी पता चली। और जब डिक्रीज हुआ सेविंग में, यानी जब रिड्यूस हुआ तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी आई वो आई -1.30 करोड़। तो जस्ट उसी को लिख के एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाला गया, दैट इज 0.652 इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी, और इंक्रीज हुई अगर सेविंग तो 1 करोड़ का एनपीवी आएगा, प्लस 0.348 डिक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी, और डिक्रीज होगा तो -1.3 करोड़ का एनपीवी आएगा माइनस में। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.652 करोड़, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -0.4524 करोड़। ठीक है, ये देखो अब ये प्लस में है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो दिस माइनस दिस होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1996 करोड़, जिसको मैं दूसरे शब्दों में लिख सकता हूँ 19.96 लैक्स। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो कैलसी में लिखना 0.1996 मल्टीप्लाई बाय 1 7 टाइम्स 0, तो आप करोड़ में पहुंच जाओगे, ठीक है। फिर आप उसको डिवाइड कर दो ना 1 5 टाइम्स 0 से, तो आपका आंसर यही आ जाएगा। करके देख लेना, ये लैक्स होता है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 5 में आओगे, पीवी ऑफ एक्सपेक्टेड निकालोगे। अब ये जो वैल्यू मिल रही थी एक्सपेक्टेड पे ऑफ, वो तो एक साल बाद मिल रही है ना, हम लोग को तो ये देखना है कि आज कितना बेनिफिट। अगर मैं आज के टर्म्स में कंपेयर करूं तो ठीक है, मैंने ईयर 0 वाला जब एनपीवी निकाला वो तो नेगेटिव में गया, अब इसका तो देख लूं, ये जो पैसा मिल रहा है मुझे, ये तो पैसा जो मिल रहा है 19.96, ये तो एक साल बाद मिलेगा ना, आज देखना है ना कि आज के डेट में कितना पैसा मिलने वाला है। तो उसके लिए हम लोग उसको पीवी करते हैं, तो पीवी निकालने के लिए आप स्टेप 4 की जो अमाउंट आएगी वो ले लेना, डिवाइड बाय 1 + r टू द पावर n कर देना, कितने साल का है, तो 1.1996 लाख आपकी स्टेप 4 की अमाउंट आ गई। एक्सपेक्टेड पे ऑफ डिवाइड बाय 1 + 0.08। देखो यहाँ पे ना आप आपका वो वाला रेट मत ले लेना, कौन सा वाला, CAPM वाला, जो WACC वाला जो रेट आया था ना, वो रेट यहाँ पे नहीं लेनी। वो वाली रेट सिर्फ कैपिटल बजटिंग यूज जब करोगे ना, जब आप एनपीवी निकालोगे ना, तभी आप WACC की रेट लोगे। जब आप पीवी निकालोगे एक्सपेक्टेड पे ऑफ का, इसका जो पीवी निकालोगे, और जब आप रिस्क न्यूट्रल मेथड यूज करोगे, ये वाली चीज रिस्क न्यूट्रल मेथड, यहाँ पे आपको रिस्क फ्री रेट ही लिखनी है। तो अगर चाहिए ना तो मैं वहां पे नोट में लिख दूंगा कि यहाँ पे आपको रिस्क फ्री रेट ही लेना है डिवाइड में, तो 1 + r टू द पावर n एंड 1 + अब r की वैल्यू है 0.08 और n आपका 1 ईयर का ही निकालना है, तो जस्ट इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएगी 1.08 और ये हो जाएगा 19.96। इसको सॉल्व करोगे तो जो पीवी आएगी वो आएगी 18.48 लाख रुपीस, यानी कि पॉजिटिव पीवी है। यानी अगर आप वेट एंड सी करोगे तो इट मीन्स वो प्रोजेक्ट वर्दी होगा। सो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, thus it shall be advisable to wait and see as NPV may turn out to be positive after 1 year। तो एक साल के बाद जो NPV है वो पॉजिटिव आएगी, तो आपको वेट एंड सी करना है और एक साल बाद ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेना है, जो भी कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा वो सारी चीजें। तो एक बार आइए वो वाली चीज नोटिंग में कर देता हूँ कि यहाँ पे जो आर लेना है, ये वाला जो आर लेना है, यूज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया और मैं ऊपर वाले में भी लिख देता हूँ अबांडनमेंट ऑप्शन। डोंट वरी, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, अगर आप वो वाला वीडियो देखोगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली मैंने सॉल्व करा है, बट ये नोट्स में अपडेट कर दिया है, तो आपको अपडेटेड नोट्स ही मिलेंगे टेलीग्राम चैनल में। यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, यूज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो मैंने दोनों जगह नोटिंग भी दे दी, सो दैट जब आप सॉल्व करोगे तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो आइए एक बार मैं आपको सॉल्यूशंस पे लेके चल जाता हूँ, आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर वीडियो पॉज करके आपको ये चीज़ें सॉल्व भी करनी है, और अगर आपने मेरे साथ कर लिया तो पहले देख लीजिए। क्या स्टेप नंबर 3, ओके डन। तो मैंने आपका जो रियल ऑप्शन वाला क्वेश्चन है वो भी मैंने सॉल्व करा दिया है। एक ही रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, जो भी नोट्स है टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, ये जो सॉल्यूशन नोट्स है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट, एंड बताओ क्या फीडबैक है, प्लीज़ फीडबैक फॉर्म भरो। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक आप पहुँचो तो प्लीज़ फीडबैक फॉर्म भरो, सो दैट आई कैन नो कि हाउ मच आई नीड टू गिव मोर टू यू। एंड कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है, डिस्कशन है, तो आप टेलीग्राम चैनल का डाउट डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एनी डाउट यू कैन आस्क देयर एंड आई विल बी देयर टू हैंडल योर क्वेरी एंड योर क्वेश्चन। टिल देन CA कृष्णा गुप्ता इज साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। एंड टिल देन सी यू सून।